दोस्तों वो जंग के जो 7 अक्टूबर के दिन इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे एक नया रूप और एक नया मोड़ लेती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश और अमीर से अमीर देशों की सांसें कुछ अटकी हुई नजर आ रही हैं। वो लोग काफ़ी परेशान हैं और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके देश की इकोनॉमी पर ही खतरा मंडराने लगा है। और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा और ताकतवर ग्रुप है कि जो आजकल पूरी दुनिया में चर्चा में है और जिसको दुनिया हूती मुसलमानों के नाम से जानती है। हूती के साथ साथ इन लोगों को अंसारुल्लाह के नाम से भी पुकारा जाता है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के ताकतवर देशों की सांसें क्यों अटकी हुई हैं, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इतने एडवांस दौर में भी हमारी दुनिया का जो ट्रेड मतलब कि जितना भी व्यापार और जितना भी बिजनेस होता है वो लगभग 80% के करीब पानी के जहाजों से होता है। मतलब कोई भी देश जब किसी देश को अपनी कोई चीज बेचता है या उससे कोई चीज खरीदता है तो ये सब कुछ पानी के जहाजों से ही होता है। हवाई जहाज मतलब कि एरोप्लेन से इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर इससे ट्रेड किया जाएगा तो ऑलरेडी चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो जाएंगी कि हम उनको खरीद ही नहीं सकेंगे। और इसके अलावा सारे ही व्यापार के लिए हवाई जहाजों को इस्तेमाल करना ना तो मुमकिन है और न ही फायदेमंद साबित होगा। इसी से पता चलता है कि आज के दौर में व्यापार करने वाले इन पानी के जहाजों की और इन पानी के जहाजों के जो रास्ते हैं उनकी कितनी ज्यादा अहमियत है। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि दुनिया की एक नई और बड़ी ताकत इन्हीं रास्तों पर कब्जा करके और पहरा बैठाकर दुनिया के इन सभी ताकतवर और अमीर देशों को खुले तौर पर चैलेंज कर रही है। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि वैसे तो यमन के हूती लोग इसराइल और हमास की इस जंग में बिल्कुल शुरू से ही कूद गए थे। उन लोगों ने शुरू में ही ऐलान करके मिसाइल्स वगैरह छोड़ना भी शुरू कर दी थी, मगर उनको बहुत जल्द ही ये बात रियलाइज हो गई थी कि इसराइल और हमारे बीच डिस्टेंस मतलब कि दूरी इतनी ज्यादा है कि हमारी ये स्ट्रेटेजी और हमारा ये मंसूबा काम ही नहीं करेगा। बस फौरन उन्होंने अपना मंसूबा बदला और अपनी सबसे बड़ी ताकत पर फोकस करना शुरू कर दिया। और इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत बाबुल मंदेब नाम का वो छोटा सा समुद्री इलाका है कि जिस पर दुनिया का आधे से भी ज्यादा व्यापार डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर ट्रेड शिप्स को इस रास्ते से होकर गुजरना ही पड़ता है। हूतीस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया जाएगा कि जो किसी भी तरह से इजराइल से जुड़ा हुआ होगा, या फिर वो होगा तो कहीं और का, मगर उस जहाज की मंजिल इजराइल होगी। बस ऐलान के साथ ही काम शुरू कर दिया गया। कभी तो जहाजों को हाईजैक करने की कोशिश की गई, कभी ड्रोन्स के जरिए से उस पर अटैक किया गया, कभी मिसाइल से अटैक किया गया, तो कभी वार्निंग दी गई और वार्निंग के जरिए से ही उसको रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे डर बढ़ता चला गया और आधे से ज्यादा जहाजों ने अब उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट ताज़ा अपडेट तो ये है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक दुनिया की लगभग 12 बड़ी शिपिंग कंपनीज ने इस रास्ते को अपने लिए बैन कर लिया है। मतलब वो इस रास्ते से जाएंगी ही नहीं। जबकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिन्होंने साफ तौर पर इजराइल का माल कहीं से भी उठाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ इजराइल की वजह से हम अपने शिप्स को और उससे भी बढ़कर हम अपने लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। इजराइल के जिसको इस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था उसने शुरू से ही अपने सबसे बड़े मददगार मतलब अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। बार बार इजराइल की तरफ से अमेरिका को मनाने की कोशिश की गई कि हूतीस के ऊपर अटैक किया जाए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, मगर अमेरिका हमेशा इजराइल की इस रिक्वेस्ट को नकारता रहा और खुद भी खामोश रहा। वजह यही थी कि क्योंकि उसको सऊदी अरबिया और यूएई जैसे अरब देश ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ही देशों को न सिर्फ इस बात का अंदेशा ही था बल्कि हूतीस की तरफ से ऑलरेडी ये वार्निंग भी दे दी गई थी कि अगर अमेरिका या फिर उसके किसी भी दोस्त देश की तरफ से उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो वो सीधे तौर पर सबसे पहले सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देशों को निशाना बनाएंगे। सऊदी अरबिया के जो यमन के हूतीस से ऑलरेडी एक लंबी जंग लड़ चुका है, वो अच्छी तरह से जानता है कि हूतीस के पास बहुत ज्यादा एडवांस मिसाइल्स मौजूद हैं कि जो सीधे तौर पर उसके पूरे तेल के व्यापार को, उसकी तेल की कंपनीज को और जितनी भी पाइपलाइन वगैरह हैं उन सबको निशाना बनाएंगी। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे न सिर्फ यमन के हूतीस की समुद्री इलाके में कार्रवाई बढ़ती चली गई बल्कि उसका असर भी बढ़ा और पूरी दुनिया पर क्लियरली दिखने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अब अमेरिका की जो सुपर पावर वाली इमेज है, मतलब कि जो सुपर पावर की छवि है सबसे ताकतवर होने की, उस पर ही खतरा मंडराने
کھانے لگا، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ جیسے ایک سب سے طاقتور دیش کے لیے یہ شرم کی ہی بات ہوگی کہ یمن سے اٹھنے والا ایک چھوٹا اور نیا گروپ نہ صرف اس کو پوری طرح سے چیلنج کر رہا ہے بلکہ بدلے میں امریکہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہے۔ بس اسی لیے اب امریکہ نے جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ نے حوثیوں کے خلاف اکیلے ہی اور ڈائریکٹ جنگ میں کودنے کی بجائے ایک نیا پلان بنایا، اور وہ پلان یہ ہے کہ دنیا کے 10 الگ الگ دیشوں کو ملا کر ایک جل سینا مطلب کہ ایک پانی والی فوج تیار کی جا رہی ہے۔ 10 دیشوں سے ملا کر بننے والی یہ فوج نہ صرف حوثیز لوگوں کا ہی مقابلہ کرے گی بلکہ اس پورے ٹریڈ روٹ کو مطلب کہ اس پورے راستے کو بھی محفوظ بنائے گی، تاکہ ان سارے دیشوں کے اور باقی سارے دیشوں کے جو ویاپار والے جہاز ہیں وہ آسانی کے ساتھ گزر سکیں۔ ریڈ سی میں اتارنے کے لیے امریکہ کی طرف سے یہ جو کولیشن بنایا گیا ہے، اس میں امریکہ، کینیڈا کے علاوہ اسپین، نیدرلینڈ، اٹلی، فرانس، UK جیسے کل 10 دیش شامل ہیں۔ اور ہاں، اس پوری لسٹ میں وہ ایک نام کہ جو نہ صرف آپ لوگوں کو حیران کرے گا بلکہ شاید ہلا کر بھی رکھ دے گا، وہ نام ہے بحرین کا، اکلوتا مسلم اور عرب دیش۔ ویسے تو دوستو پچھلے کئی دنوں سے مطلب جب سے ہی اس کولیشن بننے کی خبریں وائرل ہونا شروع ہوئی تھیں، تب سے اس لسٹ میں 2 اور عرب دیشوں کے نام بھی شامل دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نام تھے سعودی عربیہ اور UAE، مگر بالکل آخری وقت میں وہ نام غائب ہو گئے، یا پھر یہ کہیے کہ ان دونوں دیشوں نے اپنے نام واپس کھینچ لیے۔ اب ان دونوں دیشوں نے ایسا کیوں کیا، اس کی پہلی اور مین وجہ تو وہی ہے جو میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں، مطلب یمن کی دھمکی اور ساتھ ہی ساتھ یمن کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے حملہ ہونے کا بڑا خطرہ، جبکہ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ دونوں دیش اس کولیشن میں شامل ہوتے جیسا امریکہ چاہتا بھی ہے تو اس سے سیدھے طور پر بلکہ یہ کہیے کہ آفیشیلی پوری مسلم دنیا میں یہ میسج جاتا کہ آخر اس پوری جنگ میں یہ دونوں دیش کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ بات کریں اگر اسپیشلی سعودی عربیہ کی، تو دوستو شاید آپ لوگوں نے بھی اس بات پر غور کیا ہوگا کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے سعودی عربیہ جنگوں وغیرہ سے یا پھر اس طرح کی ساری ہی چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس کا پورا فوکس سن 2030 کے ویژن پر ہے، مطلب ہر حال میں وہ اپنے دیش کو اکنامیکلی بوسٹ کرنا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ وقت میں اس نے ایک کے بعد ایک اپنے سارے دشمنوں سے دوستی کی ہے، وہ چاہیں اس کا سب سے بڑا دشمن ایران ہو یا پھر اس کے دوست امریکہ کا دشمن چائنا ہو، اور تو اور یمن کے وہ حوثیز کے جن سے ایک لمبے پیریڈ تک یمن نے جنگ کی، ان سے بھی ایک لمبے وقت پہلے ہی سمجھوتا ہو چکا ہے۔ ایون حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اندرونی طور پر سعودی عربیہ بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی ریلیشن قائم کر رہا تھا، اور شاید بہت جلد ہی وہ اس کو ریکگنائز مطلب کہ مانیتا بھی دینے والا تھا۔ اب اس جنگ کے بعد یہ ساری چیزیں ممکن ہو پائیں گی یا نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک الگ میٹر ہے، مگر ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عربیہ کی سب سے بڑی پرائیورٹی اس کی اکانومی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عرب مسلم دنیا کا ایک اور بھی ایسا دیش ہے کہ جو اس معاملے میں خاموش نظر آ رہا ہے، مگر اس کا کافی کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے۔ اس دیش کا نام کچھ اور نہیں بلکہ مصر یعنی کہ ایجپٹ ہے۔ دراصل دوستو ایجپٹ کی اکانومی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ سوئس کینال ہے، کہ جس میں سے دنیا کے زیادہ تر ٹریڈ شپس گزر کر جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے اگر باب المندیب پر ہی حوثیز کا پہرا ہوگا تو اس کا یہ سوئس کینال بالکل بیکار ہے، کیونکہ سوئس کینال سے ہر آنے اور جانے والے شپس کو باب المندیب سے ہو کر تو گزرنا ہی پڑے گا۔ ظاہر ہے اندر سے تو ایجپٹ بھی حوثیز سے کافی پریشان ہوگا، مگر امریکہ کے وہ اس کولیشن میں اور اس گروپ میں کھلے طور پر اسی لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پوری مسلم دنیا میں اس کی امیج اینٹی پیلسٹائن بن جائے گی۔ حالانکہ یہاں پر میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے آج کے دور میں اگر کسی بھی مسلم دیش کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے رشتے ہیں اور سب سے زیادہ معاملات ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مصر ہی ہے۔ مصر شاید ہی دنیا کا اکلوتا ایسا مسلم دیش ہوگا کہ جس کی خفیہ ایجنسی اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی آپس میں ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں۔ رہا سوال اس گروپ کے اکلوتے عرب اور مسلم دیش بحرین کا، تو اس کو آلریڈی حوثیز کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے۔ حوثیز نے بیان جاری کر کے بحرین کے عام لوگوں سے بھی یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب لوگ مل کر اپنے کنگ کو مزہ چکھائیں، مطلب سب لوگ مل کر اپنے اس کنگ کا وروध کریں کہ جو ہمارے خلاف یعنی کہ فلسطینی لوگوں کے خلاف فوج لے کر اتر رہا ہے۔ ساتھ ہی حوثیز کی طرف سے بحرین کے عام لوگوں کو یہ بھی وارننگ دے دی گئی ہے کہ سبھی عام لوگ وہاں کے جو سرکاری کیندر ہیں ان سے دوری بنا کر رکھیں، کیونکہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم فوراً حملے کریں گے۔ اب آخر میں سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو الگ الگ دیشوں کا اتنا بڑا گروپ تیار کیا گیا ہے، اس سے حوثیز کے اوپر یا پھر اس جنگ کے اوپر کوئی اثر پڑے گا بھی یا پھر نہیں؟ تو دوستو اس کا جواب بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔
वो इसलिए क्योंकि यमन की हुतीस की तरफ से जो पहला रिएक्शन आया था उसमें ही उन लोगों ने कह दिया था कि अमेरिका चाहे पूरी दुनिया की फौज लेकर भी हमारे खिलाफ उतर जाए मगर हम तब भी हमले जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बाद के बयान में ये भी कहा कि ये जो सारे देश मिलकर बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं उनको हमारी तरफ आने दो, वो एक बार जब रेड सी में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यमन क्या चीज़ है। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो कॉलिशन बनाया गया है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जब तक अमेरिका ने ये सब कुछ किया है तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। दुनिया की जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं वो ऑलरेडी अपना रास्ता बदल चुकी हैं और उधर न जाने का ऐलान कर चुकी हैं। तो अब कॉलिशन बनाकर चाहे अमेरिका कितना भी हुतीस पर हमला कर ले और कितना भी इस बात का दावा करे कि उसने इस पूरे रूट को महफूज बना लिया है, तब भी वो उन सारी कंपनीज को इस बात के लिए कन्वेंस नहीं कर सकेगा कि वो अपने जहाज़ों को उस रास्ते से लेकर जाएं। वो कंपनीज उस वक्त तक इस रास्ते को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगी जब तक इजराइल और हमास की ये पूरी जंग ही खत्म नहीं हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो अमेरिका और उसके पूरे ग्रुप की मुश्किलें बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर हुतीज लोगों की लोकेशन, जाहिर है हुतीज ऐसी ज़बरदस्त लोकेशन पर मौजूद हैं कि जिस तरह की लोकेशन पर इस पूरे इलाके में कोई और मौजूद नहीं है, इसीलिए उन लोगों से मुकाबला करना लगभग मुश्किल बात है। साथ ही साथ इन लोगों के पास एडवांस हथियारों का ज़ख़ीरा भी मौजूद है, जिसमें सबसे मेन चीज़ है इनकी वो एडवांस मिसाइल्स कि जो इनको ईरान, रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से मिल रखी है। और इससे भी बढ़कर बात कि इनकी जितनी भी फौज है, इनके पास जितने भी लड़ाके हैं वो दरअसल वेल ट्रेंड हैं और उनके पास जंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसकी वजह यह है कि अभी कुछ वक्त पहले ही इन लोगों का सऊदी अरबिया जैसे देशों से पीस एग्रीमेंट हुआ है, वरना उससे पहले एक लंबे वक्त तक इनकी पूरी फौज जंग में ही लगी हुई थी। एक लंबे वक्त तक जंग लड़ने वाली वो फौज अब पूरी तरीके से खाली बैठी हुई है। इन सारे फैक्टर्स से ये बात क्लियर होती है कि दरअसल हुतीज कोई आम ताकत नहीं है कि जिसके ऊपर थोड़े बहुत हमले करके आधे एक दिन तक कार्रवाई करके उसको डराया जा सकता है और फिर इस पूरे रास्ते को महफूज बनाया जा सकता है। बल्कि हुतीज के पास तो एक बड़ी आर्मी है, हथियारों का खजाना मौजूद है और यमन के बड़े इलाके पर इनको कंट्रोल हासिल है। और इन सभी चीज़ों से बढ़कर इन लोगों को रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का सपोर्ट हासिल है। तो आसान भाषा में अब हम ये कह सकते हैं कि हुतीज पर अटैक का मतलब होगा इजराइल और हमास की इस जंग को और ज़्यादा बढ़ा देना, क्योंकि हुतीज को अगर हराया भी जाएगा तो हराने में ही महीनों का वक्त लग जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।